स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद में अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आगे ले रहे हैं लेंसेज। और जो लेंसेज हमें डिटेल में पढ़ना है वो है थिन लेंसेज। तो लेंस होता क्या है? अ लेंस इज मेड अप ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेज इन जनरल। जैसे जनरल इस तरीके के लेंसेज का डायग्राम सबने देख रखा होगा। तो सपोज़ यहाँ पे एक लेंस है ये, और ये जो लेंस है इसकी ये दो स्फेरिकल सरफेसेज हैं। ये जो स्फेयर है वो सपोज़ कुछ इस तरीके के स्फेयर का एक पार्ट है, और सपोज़ ये जो स्फेयर है सपोज़ ये कुछ इस तरीके के स्फेयर का एक पार्ट है। तो यहाँ पे दो स्फेरिकल सरफेस, और वो जो दो स्फेरिकल सरफेस हैं उनके बीच में यहाँ पर एक ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेज, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ लेंस। ये इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हैं। ये दो जो दो स्फेयर बन रहे हैं उनके यहाँ पे ये दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, सपोज दिस इज कॉल्ड C1 एंड दिस इज C2, और इनको ये जो लाइन यहाँ पे ज्वाइन कर रही है, और यहाँ से अगर ये एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉप किया जाए इसके ऊपर, तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग है दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज डिनोटेड बाय P, और इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। P इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। तो प्रिंसिपल एक्सिस दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन, और ये होगी ऑप्टिकल सेंटर P। अब व्हेन द थिकनेस ऑफ द लेंस इज स्मॉल एज कंपेयर टू अदर डायमेंशंस, तो इसके थिकनेस से अगर बहुत ही स्मॉल हो और यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट इस थिकनेस से कंपेरिजन में ज़्यादा डिस्टेंस पर अगर रखा हो, तो ऐसे जो लेंसेज हैं उन लेंसेज को हम बोलेंगे थिन लेंसेज। और जनरली इस चैप्टर में डिटेल में जो हमें पढ़ना है वो थिन लेंसेज हैं। अब कई बार हमने पहले भी लेंसेज के बारे में पढ़ा होगा 10th में, तो उसमें कुछ टर्म्स आते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, या कन्वर्जिंग लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। तो जो बेसिक डेफिनेशंस होती है कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लेंसेज की, वो ये कि अगर लेंस कुछ इस टाइप का रहता है, सबने ये देख रखे होंगे इस तरीके के डायग्राम्स, ये इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और अगर इस तरीके का होता है तो इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। तो जनरली इनमें होता है यहाँ पर ये है कि जो कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, कन्वर्जिंग का मतलब अगर पैरेलल रेज आएंगे तो उनको ये कन्वर्ज करेगा, अगर यहाँ पे पैरेलल रेज आएंगी इस तो उसको ये डाइवर्ज करेगा। तो कन्वर्जिंग लेंस बीच में यहाँ पर मोटा होता है, थिक होता है यहाँ पर ये, लेकिन कॉनकेव जो होता है बीच में पतला होता है और जो एंड्स होते हैं वहाँ पर ज़्यादा थिक होता है। तो यहाँ पर ये एंड के कंपैरिजन में यहाँ पर ये थिन है, एंड के कंपैरिजन में यहाँ पर ये थिक है। तो जनरली दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशंस। अब इसमें लेंसेज और भी कई टाइप के हो सकते हैं। जैसे एक लेंस ऐसा हो सकता है कि एक उसके जो सरफेस है वो प्लेन हो, और जो दूसरी सरफेस है वो स्फेरिकल हो। तो इस तरीके के लेंस को बोल देते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। एक प्लेन है और एक कॉन्वेक्स है। और जनरली इसका जो नेचर होगा वो किस तरीके का होगा, यहाँ पर डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग नेचर का होगा क्योंकि बीच में यहाँ पर ये थिक हो रहा है इसके अंदर तो बीच में अगर ये थिक हो रहा है तो दिस इज कन्वर्जिंग लेंस। और भी इस तरीके के हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये है एक पार्ट, एक सरफेस इसका कॉनकेव है, एक सरफेस यहाँ पे कॉन्वेक्स है। तो दिस कैन बी टर्म्ड एज कॉनकेवो कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इन जनरल इसका भी जो यहाँ पर नेचर रहेगा वो नेचर किस तरीके का रहेगा यहाँ पे, तो बीच में यहाँ पर ये थिक है और साइड में यहाँ पर ये थिन है। तो यहाँ पर इसका भी जो नेचर होगा दैट विल बी कन्वर्जिंग नेचर। ऐसे इसमें भी हो सकते हैं यहाँ पर, इसको बोल सकते हैं प्लेनो कॉनकेव। एक प्लेन है और एक कॉनकेव सरफेस है। कैसा नेचर रहेगा यहाँ पे इसका, तो बीच में थिन है यहाँ पर ये, और बाकी जगह पे यहाँ पर ये थिक है। तो इसका जो नेचर रहेगा वो रहेगा डाइवर्जिंग। तो इट इज़ डाइवर्जिंग, इट इज़ कन्वर्जिंग, इट इज़ कन्वर्जिंग, दिस इज़ कन्वर्जिंग, और कॉन्वेक्स, दिस इज़ डाइवर्जिंग और कॉनकेव। तो ऐसे कई सारे लेंसेज बनाए जा सकते हैं। तभी मैंने यहाँ पे लिखा था कि जो दो सरफेसेज हैं वो जनरली स्फेरिकल होती हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर एक प्लेन सरफेस भी है तो प्लेन भी हो सकता है यहाँ पर इसमें। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मैंने यहाँ ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि
ये जो लेंस दिख रहा है, जैसे इस तरीके के जो लेंसेज हैं जो बीच में यहाँ पे थिक है, वो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस कन्वर्जिंग होंगे। ये जो लेंसेज हैं इस तरीके के, वो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस यहाँ पे डाइवर्जिंग होंगे। तो वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस क्या है उनको हम देख लेंगे। अदरवाइज़ ये जो इस तरीके का दिखने वाला लेंस है, ये हो सकता है कि ये डाइवर्जिंग की तरफ बिहेव करे, हो सकता है कि इस तरीके का जो दिखने वाला लेंस है वो हो सकता है कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करे। तो इनका नेचर चेंज किया जा सकता है कुछ दूसरे सर्कमस्टांसेस में। अब इस लेंस सिस्टम के लिए अगर फोकस यहाँ पर डिफाइन किया जाए, तो जैसे यहाँ पर अगर ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो इसके लिए अगर फोकस अगर डिफाइन किया जाए, तो फोकस का जनरली हम क्या मतलब निकालते हैं कि अगर पैरेलल रेज आ रही हैं, तो ये पैरेलल रेज को ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, तो ये इसका फोकस हुआ। और ये जो फोकस होता है इसको बोला जाता है सेकंड फोकस। अगर पैरेलल रेज आती हैं और वो कन्वर्ज होती हैं, तो इस तरीके के फोकस को बोलते हैं सेकंड फोकस। और ये जो डिस्टेंस है, दिस इज़ कॉल्ड सेकंड फोकल लेंथ। इसका एक और फोकस यहाँ पर डिफाइन किया जाता है, और वो फोकस इस तरीके से होता है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए जिससे कि इसके जो इमेज है वो इन्फिनिटी बन जाए, या फिर यहाँ से जो रेज इंसिडेंट हो रही है वो रेज इससे निकलने के बाद में पैरेलल हो जाए। तो दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट फोकस। और ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा फर्स्ट फोकल लेंथ। तो सेकंड फोकल लेंथ का मतलब है पैरेलल रेज आए और वो कन्वर्ज हो जाए उस पॉइंट पे। इसका मतलब फर्स्ट फोकस का कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाए जिससे कि उससे निकलने वाले जो रेज हैं पैरेलल हो जाए, जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे यहाँ पर बने। तो जो भी लेंस सिस्टम होते हैं या जो रिफ्रैक्शन करने वाले जो सिस्टम होते हैं उसमें दो फोकस होते हैं, क्योंकि दोनों जगह पे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, दोनों जगह पे रेज यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो इस तरीके के रिफ्लेक्शन वाले सिस्टम हुआ करते थे उसमें जो रेज का एग्जिस्टेंस है वो एक ही साइड में हो सकता था, तो वहाँ पर एक ही फोकस होता था। लेकिन यहाँ पर दो फोकस हो सकते हैं। और जब भी सिर्फ इतना बोल दिया जाए कि फोकल लेंथ या फोकस, तो उसका हमेशा मतलब होगा सेकंड फोकस। तो फोकस जब भी बोलते हैं, फोकस का जो मतलब हम निकालेंगे वो सेकंड फोकस ही होगा। तो हमेशा क्वेश्चंस में या कहीं पर भी सिर्फ इतना लिख दिया जाता है कि फोकल लेंथ या फोकस, तो इसका मतलब है सेकंड फोकस कि पैरेलल रेज आएंगी तो वो कहाँ पर इसमें कन्वर्ज होंगी। अगर डाइवर्जिंग लेंस है तो उसमें फिर वो डाइवर्ज होंगी। तो डाइवर्जिंग लेंस के लिए अगर डायग्राम बनाया जाए, तो डाइवर्जिंग लेंस के लिए इट इज़ लाइक दिस। जो पैरेलल रेज आ रही हैं वो यहाँ पर डाइवर्ज होंगी। कहाँ से डाइवर्ज होते हुए दिख रही हैं, तो इसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो पीछे अगर इसको एक्सटेंड किया गया तो वो जिस पॉइंट पे मिलेगा इसको बोलेंगे इसका सेकंड फोकस। तो इसका सेकंड फोकस जो है वो इधर के साइड में होगा। और इसके बाद में इसका अगर फर्स्ट फोकस देखना है, तो फर्स्ट फोकस के लिए जो रेज यहाँ पर इस तरीके से आ रही हैं और जो टारगेट कर रही हैं इस पॉइंट को, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसको ये टारगेट कर रही हैं, तो अगर इसको ये टारगेट करेंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इस तरीके से सीधे निकल जाएंगे, यानी कि पैरेलल हो जाएंगे। तो ये जो पॉइंट है इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट फोकस। तो थोड़ा उल्टा पुल्टा है यहाँ पर, यहाँ पर ये इसमें सेकंड फोकस इधर लाई कर रहा है, फर्स्ट फोकस यहाँ पर लाई कर रहा है। इसमें सेकंड फोकस इस साइड में लाई कर रहा है और फर्स्ट फोकस यहाँ पे उस साइड में लाई कर रहा है। तो इसका ध्यान रखें कैसे इसको डिफाइन किया जा रहा है। अदरवाइज़ बाद में जो क्वेश्चंस होंगे, जो भी होगा आगे उसमें ये मेंशन नहीं किया जाएगा कि फोकस कौन सा है। यहाँ पर जनरली बस ये लिखा जाएगा फोकस। तो फोकस का जनरली हम यहाँ पे ये मतलब निकालेंगे कि सेकंड फोकस की ही बात की जा रही होगी। एक चीज़ और यहाँ पे इसमें ध्यान रखेंगे, वैसे हम बाद में चल के उसको प्रूफ करेंगे। तो ये जो फोकल लेंथ आ रही है, जैसे ये पोल है ये ऑप्टिकल सेंटर इसका, तो ऑप्टिकल सेंटर से इस फोकस वाले पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ बोला जाएगा। और एक फोकल लेंथ है PF2 और एक फोकल लेंथ हो जाएगी PF1। अब ये दोनों फोकल लेंथ अलग अलग भी हो सकती हैं और सेम भी हो सकती हैं, लेकिन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं कि दोनों साइड में जो मीडियम होता है वो सेम होता है। इधर भी वही मीडियम, उधर भी वही मीडियम। तो अगर मीडियम दोनों साइड में अगर सेम हो जाए, तो उस केस में दोनों फोकल लेंथ सेम होती हैं। अब यहाँ पे मीडियम क्यों यहाँ पर आ रहा है बीच में, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है और रिफ्रैक्शन मीडियम पे डिपेंड करता है। तो दोनों साइड का मीडियम अगर सेम हो तो दोनों फोकल लेंथ भी सेम होगी। तो PF1 इज इक्वल टू PF2, दोनों फोकल लेंथ सेम होंगी इफ मीडियम ऑन बोथ साइड्स मीडियम ऑन बोथ साइड्स इज सेम।
अगर दोनों साइड में मीडियम अलग अलग होगा तो उस केस में यहाँ पर ये PF1 और PF2 अलग अलग हो जाएंगे। तो जनरली जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर सिर्फ हमें लेंस दिया जाता है तो उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो एयर में रखा होगा जब तक कुछ स्पेशली मेंशन ना किया जाए। तो दोनों फोकल लेंथ बराबर होते हैं तो फोकल लेंथ बोल देते हैं तो बस, या फोकस बोल देते हैं तो हम सेकंड फोकस ही मान करके उसमें चल देते हैं। तो PF1 PF2 बराबर होंगे अगर दोनों साइड में मीडियम यहाँ पे सेम है, भले ही रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है। जैसे अभी हमने जब यहाँ पे लेंस के नाम की चर्चा करी थी इसमें, तो ये जो कॉन्केव लेंस है इसमें दोनों साइड कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है ये भी कॉन्वेक्स है। तो कई बार इसको ये बोला जाता है बाई कॉन्वेक्स, क्योंकि दोनों साइड में यहाँ पर एक कॉन्वेक्स है। इसको आप बोल सकते हो बाई कॉन्केव, दोनों साइड कॉन्केव है। और अगर यहाँ पर दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर से, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लीजिए R1 है, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज यहाँ पे R2 है, और R1 और R2 अगर बराबर हो जाते हैं तो इसको बोल देते हैं इक्वी कॉन्केव, इक्वी कॉन्वेक्स। तो उसको इक्वी कॉन्वेक्स लेंस से बोला जा सकता है अगर यहाँ पर R1 और R2 अगर दोनों यहाँ पर इक्वल हो जाए। अदरवाइज इन जनरल बाई कॉन्वेक्स लेंस बोला जा सकता है या सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस बोला जा सकता है इसमें। तो PF1 PF2 बराबर होंगे, उसके लिए बस शर्त ये है कि मीडियम दोनों साइड में एक जैसा होना चाहिए, भले ही R1 और R2 इक्वल है चाहे नहीं है। इवन R1 इज़ नॉट इक्वल टू R2, अगर R1 और R2 इक्वल नहीं भी हैं तब भी यहाँ पर दोनों फोकल लेंथ इक्वल निकलेंगी, बस मीडियम दोनों साइड में सेम होना चाहिए। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। तो लेंस मेकर्स फार्मूला इसको डराइव भी कर रहे हैं। तो सपोज़ यहाँ पे एक लेंस है ये, और ये जस्ट एक यहाँ पे इंडिकेटिव लेंस ले लिया गया, कैसा भी लेंस हो सकता था जो हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं, कई सारे प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स, किसी तरीके का लेंस हो सकता है ये। दोस्तों डायग्राम बनाने के पर्पज़ से यहाँ पर इसे लिया गया है इसमें। और सपोज़ ये जो लेंस है, ये लेंस एक ऐसे मीडियम में रखा हुआ है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N1 है। तो N1 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, और जो लेंस है उसका खुद का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N2 है। तो N2 इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लेंस। इसमें ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सपोज़ एक रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है और सपोज़ एक रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर R2 है। इसमें सपोज़ यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनेगी, एक बार इसका हमें यहाँ पर देखना है कि कहाँ पर ये इसकी इमेज बनाएगा। तो क्या क्या हमने लिया है इसमें, तो N1, तो N1 इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। जो N2 है वो यहाँ पर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल। R1 और R2 आर दी टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे पहले भी हमने देख रखा है कि दो सेंटर्स होते हैं, एक इस स्फेरिकल पार्ट का सेंटर होगा, एक स्फेरिकल पार्ट का सेंटर होगा, और दोनों के दो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होंगे। तो R1 R2 दो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स हैं इसके अंदर। इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन के हिसाब से इसकी इमेज की लोकेशन हमको यहाँ पर ऑब्टेन करनी है। तो हमने स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूलेस पढ़ रखे हैं, और एक तरीके से आप ये मान सकते हो या फिर ये बोल सकते हो कि एक रिफ्रैक्शन इस स्फेरिकल सरफेस पर होगा, और जो भी ये इमेज बनाएगा वो इस स्फेरिकल सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि रेज तो जाती रहेंगी, रेज यहाँ से गई, यहाँ से रिफ्रैक्ट होंगी, यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद उनका रिफ्रैक्शन फिर यहाँ से होगा। तो पहले ये इमेज बनाएगा, ये इमेज जहाँ बनाएगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, फिर उसकी इमेज ये बनाएगा, उसके बाद जो रेज हैं वो इस मीडियम में चली जाएंगी, और उसके बाद कोई फर्दर रिफ्रैक्शन यहाँ पर नहीं होगा। तो दो रिफ्रैक्शन का यूज़ करते हुए यहाँ पर इसकी इमेज ऑब्टेन की जा सकती है। और सब कुछ मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स रख के करूँगा, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी पहले कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में फॉर्मूला है, जो रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस वाला फॉर्मूला है वो ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में होता ही है। तो यहाँ पर मैं कोई प्लस माइनस नहीं करूँगा, क्योंकि ये जस्ट एक जनरल फॉर्मूला हम डराइव कर रहे हैं, और जो यहाँ पर डायग्राम बनाएगा जस्ट वो इंडिकेटिव है। बाद में जब हम पर्टिकुलर क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर ज़रूर हम साइन के साथ में जो फॉर्मूला डराइव करेंगे उसमें साइन रखेंगे। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो कहाँ से कहाँ रेज जाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है तो जो रेज हैं वो जाएंगी पहले N1 से N2 में। तो N2 हमारा सेकंड मीडियम हो गया, तो N2, और सपोज़ ये जो इमेज बना रहा है वो उसका कोऑर्डिनेट V1 है, तो V1 इज सिंपली कोऑर्डिनेट माइनस N1, और जो ऑब्जेक्ट है उसका कोऑर्डिनेट है U, तो U इज सिंपली अ कोऑर्डिनेट, और ये हो जाएगा N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय R1। R1 भी यहाँ पर एक प्लस माइनस वाली चीज़ होती है, ये भी कोऑर्डिनेट है यहाँ पर। तो दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में जो भी ये V1 आया, अब
एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आ गई है कि जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो थिन लेंस के लिए कर रहे हैं। अब थिन लेंस का मतलब जैसे मान लीजिए कि इसने इमेज जो है वो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनाई यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अगर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनाई तो आप बोल सकते हो कि इससे भी उसका जो डिस्टेंस होगा वो 5 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि इनके बीच में जो गैप है बहुत ही कम है, लेंस जो है वो थिन है यहाँ पर। तो हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो यहाँ से तो नहीं करते हैं, वो करना चाहिए हमें यहाँ से, पोल से। और वैसे ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में डिस्टेंस हम कहाँ से मेज़र करते हैं, इस पॉइंट से मेज़र करते हैं। लेकिन ये पॉइंट सभी पॉइंट एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक है। तो वैसे फर्स्ट सरफेस के लिए डिस्टेंस यहाँ से मेज़र की जा रही है, लेकिन आप उसको बोल सकते हो कि वो ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र की जा रही है। सेकेंड सरफेस के लिए डिस्टेंस यहाँ से मेज़र की जानी चाहिए, लेकिन आप उसको बोल सकते हो कि ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र की जा रही है। और अगर यहाँ से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो करीब करीब यहाँ से 5 सेंटीमीटर है, करीब करीब यहाँ से भी वो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि इनके बीच में जो गैप होगा वो सम मिलीमीटर्स का ही गैप होगा, बहुत कम गैप होगा एज़ कम्पेयर टू ये 5-10 सेंटीमीटर का जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है। तो जो कोऑर्डिनेट इसके लिए आया था यहाँ पर इमेज का, डायरेक्टली वही कोऑर्डिनेट यहाँ पर इसके लिए ऑब्जेक्ट का हो जाएगा। कहने की बात ये है यहाँ पर ये, या फिर ऑप्टिकल सेंटर से जो गैप है, चाहे आप यहाँ से मेजर करो चाहे यहाँ से मेजर करो, बात बराबर आएगी इसमें करीब करीब, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली वो बराबर होंगे। तो अगर यहाँ से 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगी इस इमेज की, जो कि फर्स्ट सरफेस बना रही है। तो फर्स्ट सरफेस के लिए जो इमेज का कोऑर्डिनेट है वही कोऑर्डिनेट इसके लिए ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट की तरह काम करेगा। और वो तभी होगा जब यहाँ पर थिन लेंस है। अगर ये थिक होता, सपोज इसकी खुद की जो थिकनेस है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर होती सपोज, तो इसके लिए जो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो इसके लिए वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। फिर हमें एक एक सरफेस से वो सारा डिस्टेंस सही तरीके से मेजर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एज थिन लेंस होने की वजह से V1 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट, ये ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट की तरह बिहेव करेगा फॉर सेकेंड सरफेस। तो सेकेंड सरफेस पे अगेन रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो जो डेरिवेशंस किए जा रहे हैं, दिस डेरिवेशंस आर इम्पॉर्टेंट। अगर कुछ भी क्वेश्चंस ट्विस्ट किए जाएंगे तो हमें इसी तरीके से एक एक सरफेस के ऊपर यहाँ पर ये काम करना होगा। अब सेकेंड रिफ्रैक्शन में हो क्या रहा है कि जो रेज है वो कहाँ से कहाँ जाएंगे, N2 से N1 में जाएंगे। तो N1 हमारे लिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड मीडियम। तो N1 सपोज वो फाइनली इमेज बनाता है, उसका कोऑर्डिनेट है V माइनस, हमारे लिए अब इनिशियल मीडियम N2 हो जाएगा N2, और इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, V1 पे था। N2 से N1 में गई है तो N1 माइनस N2, और इसका ये कोऑर्डिनेट हुआ R2। अब मुझे यहाँ पर V और ये सब अगर ऑप्टेन करना हो तो मैं ऐसा करता हूँ कि 1 और 2 को ऐड कर देता हूँ। तो जस्ट आप 1 और 2 को ऐड कर, तो 1 और 2 को आप ऐड करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये N2/V1 और ये माइनस N2/V1 ये कैंसिल हो जाएंगे। और कैंसिल करने के बाद में यहाँ पर ये N1/V माइनस N1/U, दिस इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R1 प्लस N1 माइनस N2/R2, ये आ गया। तो कहाँ पर इमेज बनेगी वो लोकेशन निकालना हमें यहाँ पर आ गया। तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। तो रीअरेंज करने के बाद N1 आप कॉमन ले सकते हो, तो N1 कैन बी टेकन कॉमन 1/V माइनस 1/U। और इसमें भी आप कर सकते हो कि यहाँ पर एक माइनस अगर यहाँ पे कर दिया जाए, तो माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा N2 माइनस N1। तो N2 माइनस N1 को कॉमन निकाला जा सकता है, और फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। थोड़ा और इसको रीअरेंज किया जाए, N1 को आप उधर ला सकते हो, तो 1/V माइनस 1/U, दिस इज इक्वल टू N2/N1 माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। अब अगर मुझे इसमें इस लेंस की फोकल लेंथ अगर चाहिए, और जब भी मैं बोलता हूँ फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ का मतलब होता है सेकंड फोकल लेंथ। और सेकंड फोकल लेंथ में होता ये है कि पैरेलल रेज जो आती हैं वो कहाँ पे कन्वर्ज या डाइवर्ज होते हुए दिखती हैं, उसको बोलते हो आप सेकंड फोकस। और जो पोल से उसके डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं सेकंड फोकल लेंथ। तो अगर मुझे इसकी फोकल लेंथ ऑब्टेन करनी है तो मैं बोलूँगा कि जो रेज आ रही हैं वो इन्फिनिटी से आ रही हैं। तो अब मैं अगला स्टेप यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर फोकल लेंथ।
और इसका मतलब है सेकेंड फोकल लेंथ। तो सेकेंड फोकल लेंथ अगर मुझे ऑब्टेन करनी है तो मैं यहाँ पर ये जो इक्वेशन आ रही है, इस इक्वेशन में इनपुट यहाँ पे क्या रखूँगा इसमें, तो जो इसमें इनपुट होगा वो इसमें इनपुट यहाँ पर ये हो जाएगा कि u तो हो गया इन्फिनिटी, और जो v होगा वो एक तरीके से सेकेंड फोकल लेंथ होगा, लेकिन उसमें f2 वगैरह ना लिख के डायरेक्टली उसको f लिखा जाएगा। तो मैं उसको f यहाँ पर लिख देता हूँ। तो f अगर मैंने यहाँ पर इसको लिखा तो इट विल बिकम 1/f, और u इन्फिनिटी अगर यहाँ पर रख दिया तो ये 0 हो जाएगा। 1/f इज इक्वल टू n2/n1 को आप n रिलेटिव भी लिख सकते हो, n रिलेटिव माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। और एक तरीके से जो ये रिज़ल्ट आ रहा है, ये रिज़ल्ट आप फोकल लेंथ यूज़ करने के लिए कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि RHS में जो क्वांटिटी आ रही है वो फोकल लेंथ के बराबर ही थी। तो उस फॉर्मूले को भी आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोला जाता है लेंस मेकर इक्वेशन या लेंस मेकर फॉर्मूला। और ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल जैसे मिरर में हमने पढ़ा था, वहाँ पे था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f के बराबर यहाँ पर ये, एंड दिस इज नॉन एज लेंस फॉर्मूला। अब इसका देखते हैं कि क्या कंडीशन होंगी इसको अप्लाई करने की। कंडीशन टू अप्लाई लेंस मेकर्स इक्वेशन और लेंस फॉर्मूला। तो ये जो हमने डेरिवेशन फोकल लेंथ का या लेंस फार्मूले का यहाँ पे किया है, तो उसमें ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अपनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जो हम पहले रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ते थे उसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनका कोई रोल नहीं आता था, लेकिन अब यहाँ पर इनका भी रोल यहाँ पे आ रहा है। तो दो कंडीशंस में आप लेंस मेकर फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो, और जो डेरिवेशन हमने किया था वहाँ से भी ये चीज़ दिख जानी चाहिए थी कि कंडीशंस क्या क्या होंगी। तो कंडीशन पहली ये है कि मीडियम ऑन बोथ साइड्स शुड बी सेम। दोनों साइड में, लेंस के दोनों साइड में जो मीडियम होना चाहिए वो बिल्कुल सेम, बराबर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। और उसके साथ साथ लेंस शुड बी थिन, लेंस थिन होना चाहिए, तभी आप इन फार्मूलेज का यूज़ कर सकते हो। तो इस फार्मूले का यूज़ करके आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो। सम टाइम क्वेश्चन के अंदर फोकल लेंथ डायरेक्टली भी गिवन होता है, तो अगर फोकल लेंथ डायरेक्टली गिवन होता है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर फोकल लेंथ डायरेक्टली गिवन हो तो फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन है वो सिंपली जैसे हम मिरर में किया करते थे वैसे क्वेश्चन बन जाएंगे। साइन कन्वेंशन बिल्कुल वही के वही फॉलो होंगे जो हमने पहले फॉलो कर रखे हैं। फोकल लेंथ का साइन यहाँ पर कैसा होगा, तो अगर कन्वर्जिंग टाइप का लेंस है, तो कन्वर्जिंग टाइप का लेंस है तो पैरेलल रेज अगर आती हैं इस तरीके से, तो वो यहाँ जा कर के फोकस हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। तो ऑब्वियस है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही है, तो ये जो फोकल लेंथ है फोकल लेंथ इसकी हो जाएगी पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ फॉर कन्वर्जिंग लेंस विल बी पॉजिटिव। अगर डाइवर्जिंग लेंस है तो डाइवर्जिंग लेंस के लिए जो फोकल लेंथ है फिर वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से रेज डाइवर्स कर रही हैं, इनको बैकवर्ड एक्सटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ कहीं मिल रहे हैं। तो ये हो गया इंसिडेंस का डायरेक्शन, और इंसिडेंट के अपोजिट पोल से इधर आकर के मेजर करना पड़ेगा इसको। तो फोकल लेंथ इसके लिए हो गया नेगेटिव। तो कन्वर्जिंग के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव, और जो डाइवर्जिंग है उसके लिए, कन्वर्जिंग के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, और जो डाइवर्जिंग है उसके लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। और इन सिचुएशन में आप ये भी देख सकते हो कि जो PF1 है वो PF2 के इक्वल भी होगा। जो दोनों फोकल लेंथ्स हैं वो दोनों फोकल लेंथ्स बराबर भी होंगी, फर्स्ट फोकल लेंथ सेकंड फोकल लेंथ। और हमारा जो जनरल रिलेशन आया था वो ये आया था 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n रिलेटिव माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो जो सेकंड जो नॉर्मल फोकल लेंथ होता है उसके लिए तो हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर u को इन्फिनिटी पुट कर लेते हैं, और v को इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो v होता है वही यहाँ पर f हो जाता है। अगर मुझे यहाँ पे जो फोकल लेंथ है ये फोकस अगर पता करना है इसमें, तो इसके लिए हम बोलते हैं कि यहाँ कहीं पे आप ऑब्जेक्ट को रखो, और ऑब्जेक्ट को रखने के बाद में जो रेज हैं वो पैरेलल निकलनी चाहिए। तो v इन्फिनिटी हो जाए, तो v अगर इन्फिनिटी हो जाए तो यहाँ पर ही हो जाएगा माइनस 1/f एन रिलेटिव माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। आप देख सकते हो खुद इसका जो साइन है वो अपोजिट आ गया यहाँ पर इसके, क्योंकि ये वाला जो फोकल लेंथ होगा ऑब्वियस है कि उसका साइन इसके साइन से डिफरेंट होगा। इसमें भी ये जो सेकंड वाला फोकल लेंथ है वो यहाँ पर होता है, सेकंड फोकस यहाँ पर होता है, फर्स्ट फोकस उधर होता है, तो दोनों के साइन अलग अलग होंगे। लेकिन जस्ट अगर डिस्टेंस वाइज बात की जाए कि पोल से F1 का डिस्टेंस और पोल से F2 का डिस्टेंस, तो वो तो यहाँ पर अभी भी उतना ही आ रहा है।
तो इसको जब रिवर्स करेंगे तो फोकल लेंथ आ जाएगा और मैग्नीट्यूड वाइज ये भी उतना ही आएगा। लेकिन शर्त यहाँ पर ये है कि दोनों साइड में मीडियम सेम होना चाहिए। अगर मीडियम सेम होगा तभी यहाँ पर ये आ रहा है। बाद में हम देखेंगे मीडियम अगर डिफरेंट हो दोनों साइड में तो क्या करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर मीडियम सेम हो तो यहाँ पर सेम फोकल लेंथ है। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं कि लेंस मेकर इक्वेशन को किस तरीके से यूज़ करके वी कैन फाइंड द फोकल लेंस। सपोज़ यहाँ पर एक इस तरीके का लेंस रखा हुआ है और इस लेंस के लिए जो बाहर मीडियम है, लेट्स से ये बाहर का मीडियम यहाँ पर एयर है और अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज़ ये n के बराबर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 और सपोज़ ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r2। मुझे इसके लिए फोकल लेंथ निकालना है। तो फोकल लेंथ इसके लिए अगर निकालना है तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हम यहाँ पर देखेंगे। और क्या लेंस मेकर फॉर्मूला यूज़ कर पाएंगे? तो लेंस मेकर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड में मीडियम सेम है और लेंस की थिकनेस अगर नहीं बताई जा रही है तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि लेंस यहाँ पर थिन लेंसेज होंगे। तो 1/f ये होता है आपका n रिलेटिव माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। n रिलेटिव किसके रिलेटिव? तो जो मीडियम है उसके रिलेटिव, जो सराउंडिंग है उसके रिलेटिव। तो किसके रिलेटिव होता है? दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स और मीडियम। तो मीडियम तो यहाँ पर उसका 1 है तो सिंपली यहाँ पर ये n-1 हो जाएगा। अब इनके साइंस कैसे यहाँ पर डिसाइड करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए पैरेलल रेज आप मानते हो, ठीक है, पैरेलल रेज यहाँ पर आ रही होंगी और हमेशा इंसिडेंस आप इस डायरेक्शन से एज्यूम कर लो कि लेफ्ट से यहाँ पर जो लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है इसमें। तो R1, अब ये जो यहाँ पर ये जो सरफेस है, ये जो स्फेरिकल सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं पर होगा और ये डिस्टेंस एक तरीके से R1 होगा। तो पोल से R1 को मेजर करने जाओगे तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो R1 आपके लिए पॉजिटिव होगा एक तरीके से, दिस इज पॉजिटिव। अब ये जो सरफेस है यहाँ पर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं पर होगा और अगर आप इस डिस्टेंस को मेजर करने जाओगे पोल से R2 को तो फिर आपको इधर के साइड में आना पड़ेगा और इधर के साइड में आने का मतलब है कि वो इंसिडेंट के अपोजिट है। तो यहाँ पर ये माइनस के साथ में लिखा जाएगा इसको। तो जो फोकल लेंथ यहाँ पर आएगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी 1/r1 प्लस 1/r2। ध्यान रखें ये फोकल लेंथ का आंसर नहीं है, इसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा तब जाकर कि ये फोकल लेंथ का आंसर बनेगा। तो इसका जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये मिस्टेक होती है इस तरीके की कि बिना रिवर्स के आंसर कर देते हैं। अब इसमें अगर स्पेशल केस ये लगाया जाए कि R1 और R2 अगर मान लीजिए दोनों इक्वल हैं, इसमें R1 R2 इज इक्वल टू R, तो जो फोकल लेंथ 1/f होगा 1/f n-1 और ये हो जाएगा आपका 2/r। आप देख सकते हो कि ये जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो दिस आंसर इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। तो ये जो आंसर यहाँ पर 1/f से आता है तो हमेशा ध्यान रखें कि ये सेकंड फोकल लेंथ के लिए आता है और ऑटोमेटिकली इसके लिए ये पॉजिटिव आ गया है। तो दिस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव क्योंकि n-1 पॉजिटिव होगा और ये क्वांटिटी भी अब जस्ट मैग्नीट्यूड यहाँ पर हमने साइन के साथ रख लिया इसको। तो ओवरऑल द आंसर इज पॉजिटिव। अगर इसी लेंस में अगर कुछ इस तरीके का अगर चेंज कर दिया जाए, मान लीजिए ये R है और ये प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस के लिए R जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आप इसी फॉर्मूले में देख सकते हो कि R1 R और R2 इन्फिनिटी। तो इसके लिए जो 1/f होगा, मैं 1/f डैश लिख देता हूँ इसको, तो n-1 और सिर्फ यही आएगा। तो फोकल लेंथ यहाँ पर अब कितने टाइम्स हो गया, इसका जो फोकल लेंथ है इसको अगर आप सही करके लिखो तो R/2 टाइम्स n-1। इसका फोकल लेंथ अगर यहाँ पर लिखा जाए तो R/n-1। तो फोकल लेंथ ऑब्वियस है कि इसकी यहाँ पर ज़्यादा हो गई, तो इसकी फोकल लेंथ यहाँ पर ज़्यादा है, इसकी फोकल लेंथ कम है, 2 का फैक्टर आ रहा है यहाँ पर नीचे। अगर ऐसे ही कुछ कॉन्केव टाइप के सरफेसेस हो तो इसके लिए अगर निकालना हो, सपोज ये R1 है और ये R2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका n, तो 1/f दिस इज इक्वल टू n-1, बाहर का एयर अज्यूम कर रहे हैं। अब जब रेज इधर से आ रही होंगी तो अब जैसे ये सरफेस है इसका सेंटर उधर की तरफ लाई करेगा और R1 मेजर करने के लिए इधर आना पड़ेगा। तो R1 क्योंकि मेजर करने के लिए आपको इधर आना पड़ रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पर ही नेगेटिव है, बीच में माइनस आता है। अब उसके बाद में R2, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर R2, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है और R2 मेजर करने के लिए आपको इधर आना पड़ेगा। तो R2 पॉजिटिव होगा तो बीच में माइनस जो था माइनस बना रह जाएगा, ओवरऑल माइनस एक बाहर आएगा यहाँ से। तो माइनस ऑफ n-1 1/r1 प्लस 1/r2। अगर आप इसको कंपेयर करो ऊपर जो हमने कैलकुलेट किया है इसके लिए, तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पर एक माइनस का एक्स्ट्रा साइन यहाँ पर दिख रहा है। इसका मतलब ये जो फोकल लेंथ आएगी वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगी यहाँ पर ये।
अगर दोनों R1 R2 बराबर हो जाए तो R1 R2 इज इक्वल टू अगर R हो जाए तो उस केस में जो 1/f उसका आंसर हो जाएगा -(n-1) इंटू 2/r। अब इन सिचुएशंस में कई लोगों का ये कन्फ्यूजन कई बार ये क्रिएट हो जाता है कि हम रेज को हमेशा इधर से इंसिडेंट होते मानते हैं। हो सकता है कि रेज इधर से भी इंसिडेंट करवा दी जाए। तो क्या अगर इधर से रेज इंसिडेंट करवाई जाएंगी तो फोकल लेंथ में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, नहीं आएंगे? तो इसको हम सॉल्व करके बता सकते हैं। ये R2 था हमारे लिए, ये R1 था। तो अगर मैं इसके लिए निकालना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा 1/f, दिस इज इक्वल टू वही n-1। R2 आ रहा है यहाँ पर पहले, और क्योंकि सरफेस ऐसा है तो इसका सेंटर उधर लाई करेगा। अगर सेंटर उधर लाई करेगा तो ये डिस्टेंस आपको इधर से ऐसे जाके मेजर करना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/R2 आ गया यहाँ पर। उसके बाद जब आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर सेंटर उधर चला जाएगा, और सेंटर उधर चला जाएगा तो आपको उधर जा करके मेजर करना पड़ेगा R1। तो बीच में एक माइनस का साइन आता है और R1 भी माइनस के साथ हो जाएगा। तो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस। आप कंपेयर कर सकते हो कि जो आंसर यहाँ पर मिला था वही आंसर मिल जाएगा। तो इंसिडेंस का डायरेक्शन क्या है उस पर यहाँ पर डिपेंड नहीं करेगा। बस जो होना चाहिए बस यहाँ पर ये कि मीडियम दोनों साइड में सेम होना चाहिए। अगर मीडियम सेम नहीं हुआ तो आप एन रिलेटिव लिख नहीं पाओगे। एन रिलेटिव तभी लिख पाओगे जब मीडियम दोनों साइड में यहाँ पर इक्वल हो। तो मीडियम अगर इक्वल हो तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करती हैं कि इंसिडेंस इधर से कराया जा रहा है या फिर इंसिडेंस इधर से कराया जा रहा है। फोकल लेंथ के जो आंसर्स आएंगे वो सेम आएंगे। सपोज इस लेंस के लिए हमें फोकल लेंथ पता करनी है कि फोकल लेंथ यहाँ पे क्या होगी। तो अगेन आप फॉर्मूला यूज़ कर लो 1/f, ये हो जाएगा 3/2 - 1। और जो आप इधर की तरफ ऐसे इंसिडेंस करा रहे हो तो इस इंसिडेंस में अब इसका सेंटर तो उधर लाई करेगा, तो ये फोकल लेंथ यहाँ पर फिर नेगेटिव हो जाएगी इस केस में। तो दिस फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, तो -1/20 आ जाएगा। बीच में माइनस का साइन आता है यहाँ पर। और उसके बाद में ये जो फोकल लेंथ है, सॉरी, ये जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये भी इधर जाके मेजर करना पड़ेगा, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये -10 बन जाएगा इसके अंदर। तो 3/2 - 1, दिस इज 3/2 - 1 1/2। और ये -1/20 प्लस 1/10, तो यहाँ पर ये 1/20 हो जाएगा। और फोकल लेंथ का जो आंसर होगा वो प्लस के साथ +40 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका। और क्योंकि प्लस आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे एक ऐसा होगा लेंस, कन्वर्जिंग लेंस होगा। इट इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस। जब भी यहाँ पर रेज आएंगी तो वो रेज 40 सेंटीमीटर पर जा करके कन्वर्ज हो जाएंगी। सपोज इस लेंस के लिए फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। अब ये कुछ ऐसे मीडियम ऐसे सराउंडिंग में रखा हुआ है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और इसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। तो इसके लिए फोकल लेंथ 1/f, तो इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? तो 3/2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, -1 एन रिलेटिव। और इधर से जब जा रहे होंगे तो ये इसका पॉजिटिव आएगा r, तो 1/10 माइनस उधर से जब इसको क्रॉस करेंगे जब, तो इसका उधर की तरफ r होगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जैसे हमने पहले डिस्कस कर रखा है। यहाँ पे 3/4 -1 हो जाएगा, तो इट विल बी -1/4। 1/10 प्लस 1/10, तो 2/10, दिस इज 1/5। तो -1/20, और f का आंसर यहाँ पे -20 हो जाएगा। तो बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट आ रहा है कि जो ऐसा लेंस है उसके लिए फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है। फोकल लेंथ नेगेटिव होने का मतलब है कि ये डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। अब इससे मैंने पहले एक जगह पे बताया था कि ये कन्वर्जिंग होते हैं लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। अब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस क्या होती हैं तो उसको मैं यहाँ पर ऐसे बता देता हूँ कि n रिलेटिव -1 यहाँ पर नेगेटिव आ गया इसके लिए। इससे पहले तो 1 से डिवाइड कर रहे थे तो n रिलेटिव -1 पॉजिटिव आ रहा था। तो इफ़ n रिलेटिव, अगर n रिलेटिव 1 से अगर ज़्यादा हो, n रिलेटिव 1 से ज़्यादा होने का मतलब है कि लेंस का अगर सराउंडिंग के मीडियम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो बिहेवियर नॉर्मल रहता है। बिहेवियर नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब जो इस तरीके का लेंस है वो कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा, जो ऐसा लेंस है वो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दिया जाए कि n रिलेटिव इज़ लेस देन 1, यानी कि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, n लेंस इज़ लेस देन n सराउंडिंग, तो बिहेवियर चेंज हो जाएगा। उस केस में ये जो है वो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा, और जो ये आ रहा है वो कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। तो नॉर्मल बिहेवियर तब होगा जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, और नॉर्मल बिहेवियर से अगर चेंज हो जाता है तो उस केस में यहाँ पर लेंस, यानी कब चेंज होगा? जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो जाएगा।
अब इसके बाद में एक डिफरेंट केस यहाँ पे ले रहे हैं कि इफ़ मीडियम ऑन बोथ साइड्स इज़ नॉट सेम, अगर दोनों साइड का मीडियम एक n1 है एक n3 और इसका खुद का n2 है, तब यहाँ पर क्या होगा, इसमें लेंस को अभी भी हम थिन ही अज्यूम कर रहे हैं, लेंस इज स्टिल थिन। तो थिन लेंसेज अगेन वापस से हम हर एक सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, जिससे हमने पहले डेरिवेशन में अप्लाई किया था लेंस मेकर फॉर्मूले में। तो पहले n1 से n2 में जाएंगे, तो n2 और सपोज ये जो इमेज बना रहा है उसका कोऑर्डिनेट है v1, तो n2 बाई वी वन माइनस n1 बाई u, दिस इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाई r1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद में ये जो भी v1 बनाएगा तो वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, और रेस कहाँ से कहाँ जा रही है, n2 से n3 में जा रही है, तो ये हो जाएगा n3 फाइनल इमेज सपोज v पर, और कहाँ से कहाँ जा रही है, n2 से n3 में, तो ये n2, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, जहाँ पर ये v1 था, n2 से n3, तो n3 माइनस n2 डिवाइड बाय r2। इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ऐड करने के बाद में ये कैंसिल हो जाते हैं, और कैंसिल होकर के यह आता है n3 बाई वी माइनस n1 बाई यू, दिस इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r1 प्लस n3 माइनस n2 बाई r2। अब मुझे अगर इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, सपोज सेकंड फोकल लेंथ मैं मेंशन कर देता हूँ, सेकंड फोकल लेंथ अगर निकालनी है इसकी, तो सेकंड फोकल लेंथ निकालने के लिए आप u को इन्फिनिटी रखते हो, और जो v है वो v को एक तरीके से आप f1 रखोगे, f1 कोऑर्डिनेट। तो u को अगर मैं इन्फिनिटी रख दूँ और v को f1 रख दूँ, तो n3 बाई f1 दिस इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r1 प्लस n3 माइनस n2 बाई r2, ये आ जाएगा। अगर आप इसकी फर्स्ट फोकल लेंथ निकाल लेते हो, अगर आपसे फोकल लेंथ पूछा जाए तो हमेशा आप सेकंड फोकल लेंथ ही निकालोगे, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। तो फर्स्ट फोकल लेंथ अगर मैं इसकी निकालना चाहूँ, तो उस केस में आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसा सेलेक्ट करते हो जिससे v इन्फिनिटी हो जाता है। इसके लिए डायग्राम अगर बनाना चाहें तो ये पैरेलल रेज आ रही है, ये कन्वर्ज हो गई। इसके लिए डायग्राम बनाना चाहें तो ये कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ से निकलने के बाद वो पैरेलल हो जाए। तो फर्स्ट फोकल लेंथ इसके लिए u का कोऑर्डिनेट एक तरीके से, सॉरी यहाँ पर ये सेकंड था तो मैं इसको f2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो u को f1 से रिप्रेजेंट कर लिया गया, और v यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो v को अगर आप इन्फिनिटी रख लो तो माइनस n1 बाई f1, n2 माइनस n1 डिवाइड बाई r1 प्लस n3 माइनस n2 डिवाइड बाई r2। आप इन दोनों में फ़र्क देख लो, एक तो साइन का फ़र्क होगा यहाँ पर, क्योंकि एक माइनस यहाँ पर आ गया, और इधर का तो सब कुछ एक जैसा ही है, तो RHS दोनों में सेम है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऊपर n3 आ रहा है और यहाँ पे ऊपर n1 आ रहा है, तो n3 n1 आने से इनका जो मैग्नीट्यूड्स आएंगे वो अलग अलग आएंगे, और उसके अलावा एक माइनस का फ़र्क भी यहाँ पर आया, क्योंकि एक उस साइड में अगर लाई करता है तो एक इस साइड में लाई करता है, ऐसा होता है इसमें। तो बोथ द फोकल लेंथ्स आर नाउ नॉट इक्वल, PF1 इज़ डेफिनेटली नॉट इक्वल टू PF2, जस्ट मैं डिस्टेंसेस की बात कर रहा हूँ पोल से, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों साइड में मीडियम डिफरेंट है। अगर मीडियम अगर सेम हो जाता तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर n3 और n1 इक्वल हो जाते, तो बस एक साइन का फ़र्क होता, और साइन का फ़र्क तो होना ही चाहिए क्योंकि एक इस साइड में लाई करेगा और एक उस साइड में लाई करेगा।